हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो यहाँ हम क्लास 10th का केमिस्ट्री को पढ़ा रहे थे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेशन विथ शॉर्ट नोट्स। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ते हैं, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, धातु अधातुओं के बारे में देखना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है धातुओं के कुछ उदाहरण। धातुओं के क्या है बच्चों, कुछ उदाहरण है। तो जैसे कि क्या क्या उदाहरण होते हैं धातु के, आयरन लोहा, कॉपर होते हैं, तांबा जिसको बोलते हैं बच्चों, एल्युमिनियम जिसका संकेत भी देखिए बगल में मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, लेड यानी सीसा, जिंक जस्ता हो गया। तो ये सब क्या है बच्चों, धातुओं के उदाहरण है, ठीक है, जिन्हें आप जानते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद होता है कि देखिए बच्चों, धातुओं में जो है ना, धातुओं की सतह पर जो है ना एक विशेष प्रकार की चमक आपको देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि आप कोई धातु को देखते तो आपको चमकीला दिखता है, वो धातु क्यों दिखता है, वो धात्विक चमक के कारण होता है इसका, ठीक है बच्चों, कि उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, धात्विक चमक बोलते हैं। तो ये केवल धातुओं की सतह पर ही दिखता है। अगर हम लोग अपवाद में बात करेंगे अधातु की सतह पर भी चमक दिखता है, वो कौन सा धातु है बच्चों, वो है आयोडीन, नमक, जो आप घर में यूज करते हैं, देखते होंगे कि नमक एक धातु है लेकिन वो भी चमकीला दिखता है। तो ये अपवाद है, एक्सेप्शनल है, ठीक है बच्चों। देखिए फिर धातु जो होती है ना बच्चों, सामान्यतः कठोर होती है, आपने कभी भी देखा होगा, जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या होता है बच्चों, कठोर होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे कठोर धातु का नाम बताओ, तो आपको क्या बताना है, प्लेटिनम। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि सबसे कठोर अधातु क्या है, तो आपको क्या बोलना है बच्चों, हीरा बोलना है। और अगर आपसे पूछ दे कि प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो फिर भी आपको क्या बोलना है बच्चों, हीरा बोलना है। उसके बाद देखिए बच्चों, आपने कई बार लोहार के घरों में देखा होगा कि एल्युमिनियम को पीट कर चदरा बनाया जाता है और बक्सा का रूप में उसको ढाला जाता है। मतलब क्या है, हम लोग धातुओं को क्या करते हैं, पीट कर पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं, और इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आघातवर्ध्यता कहते हैं, ठीक है, आघातवर्ध्यता कहते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ दे बच्चों कि सबसे ज़्यादा आघातवर्ध कौन होता है, कौन सा धातु होता है, तो आपको बताना क्या है, सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध होता है, ठीक है बच्चों। अगर और देखिए बच्चों, आपने जरूर देखा होगा कि तांबा का तार को हम लोग खींच कर काफ़ी ज़्यादा लंबा कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या कि धातुओं में क्या होता है बच्चों, उसको खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तन्यता कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सबसे ज़्यादा लचीली कौन सी धातु होती है, तो आपको क्या बताना है बच्चों, सोना बताना है। सोना इतनी ज़्यादा लचीली होती है कि अगर हम लोग 1 ग्राम सोना को खींचेंगे तो हम उसको 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, ठीक है बच्चों। इतना आपको समझ में आ रहा है बच्चों, अच्छा लग रहा है बच्चों नोट्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पर केवल नोट्स का ही मैंने यूज किया है ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो सके पूरा चैप्टर का। देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 1 और 2 का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया हूँ, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, धातु जो होती है ना बच्चों, वो ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। मतलब धातुओं में जिस तरह आपने लोहे की छड़ को गर्म किया होगा, तो आपने देखा होगा कि एक सिरा को गर्म करने से दूसरे सिरे में जिसको आप पकड़े हैं वहाँ पर भी आपको गर्म का महसूस होता है। इसका मतलब क्या, वो ऊष्मा की सुचालक है बच्चों, धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। इसका गलनांक उच्च होता है, मतलब आप धातुओं को काफ़ी आसानी से गला नहीं सकते हैं, उसका गलनांक उच्च होता है बच्चों। धातु जैसे तांबा और चांदी क्या होते हैं बच्चों, वो ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। अगर आपको ऊष्मा एक जगह से दूसरा जगह तक काफ़ी जल्दी पहुंचाना है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा बच्चों, चांदी और सोना का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा के सुचालक होती है, अच्छे चालक होते हैं। अगर आपको ऊष्मा के कुचालक पूछ दे अगर कोई कि ऐसा धातु का नाम बताओ जो ऊष्मा का कुचालक होते, धातु का नाम पूछ दे, तो आपको क्या बताना बच्चों, सीसा, जिसका संकेत क्या होता है बच्चों, पीबी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लेड भी बोलते हैं। और पारा, जिसका संकेत क्या होता है बच्चों, एचजी होता है, जिसको हम लोग मरकरी भी बोलते हैं, और कहीं कहीं इसको पारद भी बोलते हैं बच्चों। तो ये क्या होते हैं बच्चों, ये सीसा और पारा जो होते हैं, ये धातु होते हुए भी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इससे होकर ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है। देखिए बच्चों, उसके बाद जो बिजली के
तार पर जो क्या होती है, रबड़ जैसे आपको संरचना दिखाई जरूर दी होगी कभी ना कभी। आपने बिजली के तारों के ऊपर में काला जो परत जो होता है वो क्या होता है बच्चों, वो पॉलीवाइलिन क्लोराइड पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है बच्चों। जो बिजली के तारों पर पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी रबड़ जैसी एक सामग्री की परत चढ़ी होती है बच्चों, ठीक है। जो धातु एक कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ध्वनि कहते, सोनोरस कहते हैं। ये केवल धातुओं पर ही लागू होते हैं बच्चों। आप धातु को पटकेंगे तो आपको एक ध्वनि, काफी अच्छी ध्वनि सुनाई देगी, मधुर ध्वनि सुनाई देगी, जिस कारण से, इस गुण के कारण से हम लोग धातुओं का उपयोग कहाँ करते हैं बच्चों, घंटियों में करते हैं। आपने देखा होगा कि पीतल की घंटियों से काफी अच्छी ध्वनि सुनाई पड़ती है, घंटियों से। तो इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सोनोरस कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। ये केवल धातुओं में ही देखने को मिलती है। अगर आप धातु को तो मतलब पटकेंगे तो वो टूट जाएगी, वो भंगुर होती है बच्चों। आपने पढ़ा होगा बच्चों ये सब कुछ। अगर हम लोग बात करेंगे अधातुओं की, तो अधातुओं में कार्बन जो होता है ना, इसके उदाहरण, अगर आप अधातुओं को उदाहरण देखना चाहते हैं तो कार्बन हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है बच्चों, ये सब है आपको अधातुओं के उदाहरण है बच्चों। क्या है, ऑक्सीजन हो जाएगा, ये सब क्या है, अधातुओं के उदाहरण है। अगर बच्चों आपको कोई पूछ दे अधातु और धातु में अगर आप नहीं पहचान पा रहे तो देखिए किस तरह से आप करेंगे। इसके लिए मैं आपको आगे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने वाला बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं कि धातु और अधातु हम किसको बोलेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं वहाँ तक पहुँचूंगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक, और वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि धातु को कैसे पहचानेंगे और अधातु को कैसे पहचानेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि सल्फर धातु है कि अधातु है, ठीक है बच्चों। ऑक्सीजन ये सब तो जानते हैं कि जितना भी गैस वाला चीज़ है सारे क्या होते हैं, अधातु होते हैं। कार्बन भी वो लोग जानते हैं कि अधातु होते हैं, लेकिन बच्चे सल्फर में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के टाइम पर, ठीक है। तो आप कंटिन्यू वीडियो में अभी कम से कम बने रहिए। तो देखिए बच्चों, अगर आपसे कोई पूछ दे कि ऐसा कौन सा धातु है, ध्यान से देखिए, ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, तो आपको बोलना क्या है बच्चों, पारा बोलना है। और अगर वहीं पर पूछ दे कि कौन सा एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है बच्चों, ब्रोमीन बताना है। क्या बताना है, ब्रोमीन बताना है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। तो देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे फिर वीडियो को देखते रहिए। देखिए, सभी अधातुएं या तो ठोस होती है या फिर गैसीय अवस्था में होती है। हम लोग जानते हैं कि सभी धातु क्या होते हैं। धातु, ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन को दूसरा पढ़ रहा हूँ और अपने से फिर दूसरा आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए कि आपने धातु को देखा होगा कि वो ठोस होता है ना। धातु क्या होता है, उसको हम गला भी सकते हैं, ठीक है, उसको गैस भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, जो अधातुएं होती है ना, अधातुएं या तो वो ठोस अवस्था में होती है या तो वो गैसीय अवस्था में होती है, मतलब वो तरल अवस्था में नहीं होती। केवल एक अधातु ब्रोमीन ही ऐसा है जो तरल अवस्था में होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। पारा एक ऐसी धातु जो द्रवावस्था में होती है, ठीक है। बाकी लगभग सभी धातुएं क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है, ठीक है। देखिए बच्चों, कई बार आपने कुछ धातु, जैसे आप अगर अपनी हथेली मतलब अपने हाथ के तलवा में अगर आप गैलियम धातु और सीजियम धातु को यदि आप अपने हाथ पर रखेंगे ना बच्चों, तो वो आपके हथेली पर रखने से ही तुरंत पिघलने लगते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे आपने बरसात के सीजन में थोड़ा बर्फ वगैरह अपना हाथ में लिया होगा, तो बर्फ का टुकड़ा तो देखे होंगे कि कुछ सेकंड के पश्चात बर्फ का टुकड़ा पानी बन जाता है। लेकिन उससे भी स्पीड अगर आप अपने हाथ में गैलियम और सीजियम को ले लेंगे ना बच्चों, तो वो तुरंत पिघल जाएगा। तो ये होता है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि ऐसा धातु का नाम बताओ जो हथेली पर रखते ही पिघलने लगती है, तो आपको क्या बताना है बच्चों, गैलियम और सीजियम बताना है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है, चलिए देखते रहिए। ये धातुएं जो चाकू से काटे जा सकते हैं, उदाहरण में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये अत्यंत मुलायम। देखिए बच्चों, अगर आपसे कोई पूछ दे कि ऐसा धातु का नाम बताओ जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, मतलब धातु है और उसको चाकू से काटा जा सकता है, तो आपको क्या बताना बच्चों, आप केवल सोडियम बता सकते हैं ना, तो काम बन जाएगा। लेकिन आप एक्स्ट्रा याद करके रख लीजिए, सोडियम हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा और पोटासियम हो जाएगा। ये 3 धातु ऐसे हैं जिसको ये काफ़ी ज़्यादा मुलायम होते हैं और इसको चाकू से भी आप आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा मुलायम होते हैं। देखिए बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है अपरूपता, ठीक है, जिससे आपके एग्जाम में भी सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इसको कम से कम ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। देखिए, अपरूपता क्या होता है, जब एक ही तत्व जैसे मान लेते कार्बन है, ठीक है दोस्त, ठीक है बच्चों, मान लेते कार्बन है, जब एक ही तत्व मान लेते कार्बन है, अनेक रूप में मिलते हैं, एक ही तत्व कई रूप में मिलते हैं, जैसे कार्बन कई रूप में मिलते हैं, है ना, रूप का बात कर रहे हैं हम, है ना, और उसके विभिन्न रूपों को, ठीक है, कई तत्व, जब एक ही तत्व कई रूप में मिलते हैं तो उस तत्व के इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अपरूपता कहते हैं। और
उसके विभिन्न रूप को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अपरूप बोलेंगे। जैसे कार्बन के काफ़ी सारे अपरूप है, मतलब विभिन्न विभिन्न उसके रूप है, ठीक है। क्या क्या, जैसे कार्बन कोयला के रूप में पाया जाता है, कार्बन ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, कार्बन हीरा के रूप में पाया जाता है। तो ये सारे क्या है बच्चों, उसके अपरूप है, जिसको इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अपरूपता कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन के अपरूप का हम लोग बात करेंगे तो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में मिलता है, जिसका रासायनिक सूत्र O2 होता है। ऑक्सीजन आपका ओजोन के रूप में भी मिलता है, जिसका रासायनिक सूत्र O3 होता है। तो ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा बच्चों। ये तो लगभग 90% बच्चों को पता रहता है, लेकिन ये बहुत कम बच्चों को पता रहता है कि ऑक्सीजन के भी अपरूप होते हैं, जैसे ओजोन हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये आप याद करके रख लीजिए, ठीक है बच्चों। देखिए आगे देखिए कि उभयधर्मी ऑक्साइड, ये भी देखिए, ये भी बच्चों ये जो है ना, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको भी देख लीजिए, आपका क्वेश्चन जो है ना बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखिए क्या होता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड के, देखिए ऑक्साइड मतलब धातु के ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल देते। समझ में आ गया। देखिए उभयधर्मी का मतलब होता है दोनों, उभय मतलब दोनों, ठीक है, मतलब दोनों का प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे और ऑक्साइड मतलब यहाँ पर धातु के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो धातु के ऐसे ऑक्साइड जो, या ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल या क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण यदि देखना है तो Al2O3 हो गया, एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया। ये देखिए ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है और लवण और जल देता है, और क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करता है और लवण और जल देता है। जैसे देखिए Al2O3 है, वो एसिड के साथ भी अभिक्रिया किया है। HCl क्या है, एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, लवण और जल दिया। देखिए जहाँ पर क्लोरीन देखे ना तो समझ जाइए कि वो क्या है, लवण है। जहाँ पर SO4 देखे ना, सल्फेट, वो भी समझ जाइए कि लवण है, ठीक है बच्चों। ये सब क्या है, ट्रिक है लवण को पहचानने का। जहाँ पर क्लोरीन देख ले, सल्फेट देख ले, ये सब क्या है, ये सब क्या है, लवण होते हैं, सॉल्ट होते हैं। देखिए ये अम्ल हो गया। देखिए क्षार से भी अभिक्रिया किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कास्टिक सोडा, ये भी एक क्षार है। क्षार से अभिक्रिया किया तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाया, ये क्या है, देखिए NaAlO2, ये भी क्या है आपका सॉल्ट है, मतलब नमक है, ठीक है, लवण है। और H2O ये भी जल है। तो देखिए ये जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड एकमात्र ऐसा ऑक्साइड है जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर सकता है, इसमें ऐसा गुण पाया जाता है और लवण और जल का निर्माण करता है, ठीक है बच्चों। इतना आपको एग्जाम में लिखना है ताकि आपको फुल में फुल यहाँ पर 2 मार्क्स चाहे 3 मार्क्स, ज़्यादातर ये 2 मार्क्स का रहता है, आपको मिल जाए, ठीक है बच्चों। देखिए आगे देखिए, देखिए धातु ऑक्साइड जो है ना बच्चों, अब देखिए धातु का ऑक्साइड हम लोग कहीं कहीं रिएक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए धातु का जो ऑक्साइड है ना बच्चों, वो जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। मैंने आपको पहला ही वीडियो में बताया था चैप्टर 1 में कि धात्विक ऑक्साइड क्या होती है, कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और अधात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति या उदासीन प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो आप ये सब याद रखिएगा। अधिकांश धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, और जो मान लेते कोई एक दो को जल में घुल जाता है तो वो जल में घुलकर क्या प्रदान करता है, क्षार प्रदान करता है, ठीक है बच्चों। याद रखिएगा, याद रह जाएगा ये सब। देखिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, और फास्फोरस को जल में। देखिए बच्चों काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखिए इसका आंसर बहुत बच्चे नहीं जानते कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, तो क्यों रखा जाता है, और फास्फोरस को फिर जल में क्यों डुबा कर रखा जाता है। देखिए सोडियम और पोटेशियम जो है ना, वो नेचर में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो जैसे देखिए सोडियम और पोटेशियम नेचर में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। जब उसको हम लोग इस तरह खुला में छोड़ देंगे ना कुछ सेकंड के लिए भी, तो वो तुरंत हवा से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, आग बना देता है, मतलब आग पकड़ लेता है। तो आग पकड़ लेता है, तो आग पकड़ने से बचाने के लिए इसको हम लोग केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, ठीक है। वहीं हम लोग यदि पानी में डुबा कर रखेंगे फिर भी ये आग पकड़ लेगा। आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, सोडियम को हम लोग पानी में किस डुबाएंगे तो क्या होगा, देखिएगा कि आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें पानी में भी डालने पर वो आग पकड़ लेगा, ठीक है बच्चों। और वहीं उसी प्रकार फास्फोरस को भी यदि आप खुला में छोड़ देंगे तो वो आग पकड़ लेगा, इसीलिए उसको पानी में डुबा करके रखा जाता है। ऐसा इसका गुण होता है जिस कारण उसको हम केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, और इसको जल में, ठीक है बच्चों। ये वाला याद रखेगा, ये वाला तो बहुत बच्चे याद रखते हैं सोडियम पोटेशियम को, लेकिन ये वाला उन लोग छोड़ देते याद करना, फास्फोरस को जल में डुबा कर रखते हैं, जो आपका पॉलिटेक्निक एग्जाम में बार बार यही सवाल तो पूछता है, जान के, ठीक है बच्चों। देखिए आगे देखिए, सीसा और सोना जो है ना, सॉरी चांदी और सोना जो है ना, वो अत्यंत ताप पर, अधिक ताप पर क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। मतलब चांदी और सोना, देखिए चांदी और सोना जो है ना एकदम प्योर होते, ठीक है। और ये लोग जो है शुद्ध धातु जो है ना, वो कभी किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। जैसे आप सोना और चांदी को आभूषण काहे लिए बनाकर पहनते हैं, ताकि वो कभी पानी के संपर्क में भी आता है तो वो रिएक्ट नहीं करता है, हवा के संपर्क में तो 24 घंटा रहता है लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता है। मतलब चांदी और सोना जो है ना अत्यंत क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ठीक है।
ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों। देखिए एनोडीकरण एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक प्रक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की एक प्रक्रिया है। एनोडीकरण मतलब क्या होता है, एल्युमिनियम की परत पर मोटी ऑक्साइड की, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की एल्युमिनियम का एक प्लेट लिया जाता है, ठीक है, रोड लिया जाता है और उसको बीकर में डाला जाता है, ठीक है, और वहाँ पर आपका केमिकल रिएक्शन होता है। वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन, वहाँ पर ऑक्साइड की परत एल्युमिनियम पर आकर बैठ जाती है, जम जाती है, ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एनोडीकरण। मतलब यहाँ पर जो एल्युमिनियम होता है वो एनोड पर बनता है, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में एनोडाइजेशन कहते हैं। ये सीबीएसई के वाले बच्चे काफ़ी अच्छे से समझे होंगे, उन लोगों ने ये पढ़ा होगा पहले ही, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की ये जो परत है ना, इसको हम संचारण से, एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो परत है ना, इसे संचारण से बचाती है, किसको, एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत उसको संचारण से बचाती है, मतलब उसको खराब होने से बचाती है। देखिए सोडियम जो है ना बहुत अभिक्रियाशील होता है। अगर अभी मैंने ऊपर में आपको बताया था कि अगर इसको खुला में छोड़ देंगे तो ये आग पकड़ लेगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है बच्चों। देखिए धातुएं जो है ना जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो धातु का ऑक्साइड बना देती है। क्या बना देती है, धातु के ऑक्साइड जल में, कोई भी धातु ले लीजिए, सोडियम पोटेशियम, उसको आप यदि जल में, सोडियम पोटेशियम तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ले लीजिए, सिंपल ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, ठीक है, लोहा ले लीजिए, ये सब जो है ना ये सब धातु आपका जल के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बना देता है, धातु का ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। और यही धातु का ऑक्साइड फिर क्या करता है, फिर रिएक्ट करता है, ठीक है, और धातु जल के साथ रिएक्ट करता है और धातु का हाइड्रोक्साइड बना देता है, ठीक है बच्चों। 2 स्टेप होता है इसमें, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है, ठीक है। आप देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है जिसको याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं पहले ही आपको कह देता हूँ कि ये सब आप जरूर याद रखिएगा। ठंडे जल के साथ कौन अभिक्रिया करता है, पोटेशियम और सोडियम। बाकी गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करेगा और ना ही भाप के साथ अभिक्रिया करेगा, केवल ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है सोडियम और पोटेशियम, ठीक है बच्चों। गर्म जल के साथ अभिक्रिया के बाद कहा जाएगा तो गर्म जल के साथ केवल एक ही धातु अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम। ये ठंडे जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता। ये आपको बार बार एग्जाम में पूछता है कि कौन ठंडा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इस तरह पूछता है क्वेश्चन में, तो आपको क्या लिखना है, मैग्नीशियम, ठीक है, ठीक है। देखिए मैंने क्वेश्चन हर जगह देखा है, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ और इस तरह से आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदे की बात है, ठीक है। देखिए भाप के साथ अभिक्रिया कौन करता है, एल्युमिनियम, आयरन मतलब लोहा, जिंक, जस्ता। देखिए ये सब न ही आपका ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करता है और न ही मतलब न ही ये ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करता है और न ही ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। जब तक भाप नहीं बनेगा तब तक एल्युमिनियम, लोहा और जिंक अभिक्रिया नहीं करेगा। मतलब भाप के साथ ही ये लोग क्या करता है, अभिक्रिया करता है, ठीक है, एल्युमिनियम, लोहा, जिंक। देखिए सोडियम पोटेशियम की अभिक्रिया जो ना तेज और ऊष्मा छेपी होता है, ये पॉइंट को याद रखिए कि ऊष्मा छेपी होता है, मतलब उससे ऊष्मा निकलते, मतलब आग पकड़ लेगा तो जाहिर सी बात है कि ऊष्मा निकलेगा। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया तो आप जानते होंगे, मैंने पहला ही वीडियो में आपको बताया था कि जिस अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, मतलब उसको रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी तो उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, ठीक है, ये सब पूछ देता है कि कैल्शियम की अभिक्रिया जल के साथ कैसे होती है, बहुत तेज, इस मीडियम है ना, मध्य या फिर थोड़ी धीमी। तो थोड़ी धीमी आपको लिखना है, ठीक है। कैल्शियम का केस में बात कर रहे हैं, दूसरा धातु ये नहीं लिख दीजिएगा। देखिए अभी अक्रियाशील धातु मतलब जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, किसी से क्या, जल के साथ जो अभिक्रिया नहीं करती है, जैसे शीशा, तांबा, चांदी, सोना, ये सब क्या है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। जल के साथ अभिक्रिया उतना जल्दी, हवा से भी कहाँ करता है उतना जल्दी, सोना, चांदी, ये सब है ना। धातुएं जो है ना वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, ये सब भी याद रखिएगा। कोई भी धातु ले लीजिए, ठीक है, एल्युमिनियम, जिंक, जस्ता, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी धातु, वो यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। याद रखिएगा ये पॉइंट सब। जब धातुएं जो है ना वो नाइट्रिक अम्ल, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बच्चे छोड़ देते हैं। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ यानी HNO3 के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। इसको याद रखिएगा कि धातुएं किससे अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती, इस तरह से पूछता है पॉलिटेक्निक के एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप प्रीवियस ईयर में भी देख लीजिएगा, ठीक है, कि जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। आगे देखिए, नाइट्रिक अम्ल जो है ना एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जिस कारण से, अच्छा यदि नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है नाइट्रिक अम्ल से धातु अभिक्रिया करके,
तो इसका कारण क्या है, ये भी तो पूछना चाहिए। तो जो कोई भी धातु जो होता है ना वो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस बन जाता है, ठीक है, जैसा कि ऊपर में बताया गया है कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है और लवण बनाती है। तो ठीक है, वो हाइड्रोजन गैस बनाती है, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस बनती है ना वो मुक्त अवस्था में नहीं रह पाती है, और वो तुरंत फिर रिएक्ट करके वो क्या वायुमंडलीय ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना देती है, वाटर बना देती है। इसीलिए हम उसको गिनते नहीं है कि हाइड्रोजन गैस बना था, है ना। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है, क्योंकि ये जो HNO3 है ना वो प्रबल ऑक्सीकारक है, ये तुरंत उसको जल में परिवर्तित कर देता है जो नवजात हाइड्रोजन गैस बना है। देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कई सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, जैसे N2O हो गया, NO हो गया, NO2 होता है। जैसे हम लोग एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, Al2O3 बनेगा ना। तो ये तो एक ही को बन रहा है, लेकिन नाइट्रोजन ही ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बहुत सारा वो ऑक्साइड बना सकता है, ठीक है। NO2 हो गया, सॉरी N2O हो गया, NO हो गया, NO2 हो गया, ठीक है, ये सब। देखिए तांबा जो है ना वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तांबा यानी धातु का बात हो रहा है, ठीक है, अभिक्रिया नहीं करता है, ये भी आपको याद रखना है कि तांबा जो है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तांबा यानी कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है तांबा, ठीक है, अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं कि तांबा, सोना, चांदी ये सब क्या था, लेड, शीशा, ये सब क्या था, अभिक्रिया नहीं करता था, अक्रिय धातु था, याद है ना, ठीक है। देखिए आप देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाला सवाल जो आपका एग्जाम में भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछ दिया जाता है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या फिर गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है, इस प्रक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये तो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था। सक्रियता श्रेणी देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया। सक्रियता श्रेणी से काफ़ी बार सवाल पूछते हैं और काफ़ी आगे तक आपको क्लास 11-12 में काम देने वाला है। सक्रियता श्रेणी रिएक्टिव सीरीज वह सूची है जिसमें धातुओं की अभिक्रियाशीलता को अवरोही क्रम में यानी छोटे से यानी घटते क्रम में, बड़ा से छोटा, ठीक है, व्यवस्थित किया जाता है। धातुओं को उसकी अभिक्रियाशीलता मतलब कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव और सबसे कम रिएक्टिव, ठीक है, इसी लिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। देखिए नीचे में है एक लिस्ट, देखिए थोड़ा, हाँ देखिए अब दिख रहा है पूरा, हाँ देखिए ऊपर से देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है, ये किसी से भी तुरंत अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जिंक, आयरन, सीसा, हाइड्रोजन गैस, तांबा, पारा, Hg माने मरकरी, पारा, पारद, ये सब जो ना घटती अभिक्रियाशीलता, मतलब ये लोग ऊपर वाले तत्व के अपेक्षा थोड़ा कम रिएक्टिव होता है। मतलब ऊपर वाले जितना भी तत्व है ना इसको उसके यौगिक, नीचे वाला मतलब बीच वाला को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर सकता है, ठीक है। जैसे नीचे में, सबसे नीचे में देखिए, ध्यान दीजिए, सोना और चांदी है, ठीक है, मतलब ऊपर में सबसे पहले चांदी है, Ag मतलब चांदी होता है और Au माने सोना आता है। तो ये चांदी और सोना सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है। यहीं से स्टार्ट हो जाता है, हाइड्रोजन के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है कि कॉपर, पारा, Ag सिल्वर और Au सोना, ये सब सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैस, ठीक है, अक्रिय गैस, जिसका नाम आपने सुना होगा, जो पीरियोडिक टेबल के सबसे लास्ट जो ग्रुप होता है 18 ग्रुप, उसमें होता है हीलियम होता है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये सब होता है, ऑर्गेनिज्म, ये सब होता है। ये सब क्या है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता, इसको कोई मतलब ही नहीं, ये काहे अभिक्रिया नहीं करता है अभी हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट जो कक्षा होता है ना वो पूरी तरह से भरा होता है, 8 रहता है, पूरा तरह से भरा होता है, 8 रहता है, यानी 8 रहने पर अब वो थोड़ी किसी से अभिक्रिया करेगा। फिर भी जनन जो है ना वो एक अपवाद आता है जो ऑक्साइड बनाता, मैंने ऑक्साइड बोल रहे रिएक्शन करके यौगिक बनाता है, जनन खाली, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि धातु अधातु में पहचान कैसे करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं और पता करते हैं कि सोडियम धातु है कि अधातु है। मान लीजिए हमको अभी नहीं पता है कि सोडियम धातु है कि अधातु है, ठीक है। चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं सबसे पहले। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, बोलिए तो हमको, कितना होता है, हाँ 11 ना, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, पहला K सेल होता है, फिर L सेल होता है, फिर M सेल होता है, ऐसा N सेल होता है, इस तरह आगे चलते रहता है, डॉट डॉट डॉट, आपने पढ़ा होगा परमाणु का मॉडल में, ठीक है। देखिए तो K सेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। L सेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन। बाकी सब में इसमें भी 18 रह सकता है ना, 2 8 18, फिर 32, फिर 64 होता है ना, 32 होता है, 50 होता है ना, इस तरह होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 11 का, ठीक है, 11 का, तो 2 8 1, तो बोलिए तो लास्ट का कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन है, बोलिए तो 1,
हाँ ठीक है। तो लास्ट का कक्षा में एक गो इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए जिसका कक्षा में लास्ट में एक गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, दो गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, तीन गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना, तो वो सारी क्या रहेगी, धातु रहेंगे। क्या रहेगी, धातु रहेंगी। वो सारी क्या रहेगी, धातु रहेंगी। तो देखिए ट्रिक समझ में आया। जिसका लास्ट में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको धातु बोलेंगे। जैसे कार्बन का देख लीजिए, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो 2,4 होता है। तो देखिए बाहरी कक्षा में इसका 4 हो गया, तो क्या बोलिए, कार्बन धातु होता है ना धातु? आप खुद बोलिए, कार्बन क्या होता है, अधातु होता है। तो इसीलिए तो जिसका परमाणु, जिसका बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। चलिए धातु अधातु समझ में आ गया। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमको क्या क्या सवाल पूछता है। परमाणु संख्या तो सबसे पहले आपको पूछ सकता है कि जो भी आपका दिया रहेगा तत्व उसका परमाणु संख्या पूछेगा। बाहरी कक्षा में कई वो इलेक्ट्रॉन है वो पूछेगा, तो इसका बाहरी कक्षा में तो 1 इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिए समझिए क्या होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए, ठीक है, और बाहर में जितना इलेक्ट्रॉन बचा 2 4 6 7 है ना 8 जैसे इलेक्ट्रॉन है वो हो गया उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजकता मतलब कोई दूसरा तत्व से जब वो अभिक्रिया करेगा तो वो कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से अभिक्रिया करेगा, मतलब बॉन्ड बनाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बॉन्ड बनाएगा, बंध बनाएगा, उसी को हम लोग क्या बोले, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजकता बोलेंगे। जैसे देखिए इसका बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, एक है, तो वे किसी को, अच्छा अष्टक का नियम को पालन करने के लिए, अष्टक का नियम तो आप जानते हैं ना, हाँ देखिए अष्टक का नियम में क्या होता है कि कोई भी तत्व अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मान लीजिए सोडियम जो है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको बाहरी कक्षा में करने के लिए कई गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 8 करने के लिए 7 गो चाहिए। तो क्या ये किसी दूसरे तत्व के से 7 गो इलेक्ट्रॉन ले सकता है कि 1 गो इलेक्ट्रॉन तो यदि किसी को दे देगा तो इसके पास बाहरी कक्षा में अब कई गो रह जाएगा, 8 गो। तो ये किसी को 7 गो ले सकता है या किसी को 1 गो दे सकता है, बोलिए आप खुद बोलिए। हाँ किसी को 1 गो इलेक्ट्रॉन ये दे देगा वो बढ़िया है, ना कि 7 गो इलेक्ट्रॉन लेगा। 7 गो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होना चाहिए, और ये उतना एनर्जी वाला है भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर प्लस चार्ज बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का दान करना मतलब पॉजिटिव चार्ज का चढ़ना, और इलेक्ट्रॉन लेना मतलब नेगेटिव चार्ज, मतलब कर्जा बढ़ जाना। तो 2 8। अब देखिए तो इसका मतलब जो किसी से बॉन्ड बनाने के इलेक्ट्रॉन का जो साझेदारी करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता। तो इसका संयोजकता कितना हो गया, 1 हो गया। किसी किसी का लास्ट में 7 रहता है, ठीक है, तो उसको 8 करने के लिए 1 चाहिए, तो उसका संयोजकता 1 हो जाएगा। किसी किसी का लास्ट में 6 रहता है तो उसको 8 करने के लिए 2 चाहिए, तो उसका संयोजकता 2 हो जाएगा। मतलब जो चाहिए वो हो जाएगा संयोजकता, ठीक है, समझ में आ रहा है। Na+ का वही अभी बात बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 2 8 बचेगा। क्लोरीन का देखिए इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। किसी इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 8 7। देखिए पॉलिटेक्निक एग्जाम में ना एक सवाल यहाँ से पूछता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने देगा आपको और बोलेगा कि के सेल में इसके पास, सॉरी एम सेल में इसके पास क्या वो इलेक्ट्रॉन, एम सेल में। तो देखिए आप सबसे पहले ऊपर में लिख लीजिए KLM, तो आप बोले एम सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन है, 7 गो। तो इस तरह से 7 गो इसका आंसर हो जाएगा, और इस तरह से सवाल पूछा जाता है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो ये हो गया परमाणु संख्या 17 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 2 8 7 हो गया, इसका बाहरी कक्षा में 7 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसको 8 करने के लिए 1 चाहिए, तो इसका संयोजकता हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये किसी को, जब ये किसी से ले लेगा तो इसके पास कर्जा बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन आके जुड़ जाएगा, तो इसके पास टोटल हो जाएगा 2 8 8, ठीक है। देखिए उत्कृष्ट गैस मतलब जो नोबल गैस होता है, जो अक्रिय गैस होता है, जो पीरियोडिक टेबल के सबसे लास्ट 18 ग्रुप में होता है, वो क्या होता है, बाहरी कक्षा में उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे हीलियम का केस में तो 2 होता है, तो वो तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बाकी सब का कितना होता है, 8 होता है। ये मैंने आपको ऊपर में अभी बताया था, ठीक है। अब देखिए धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनी यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कोई एक धातु, जैसे मैग्नीशियम क्या है, धातु है, और क्लोरीन क्या है, अधातु है, तो इसमें मैग्नीशियम और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, ये अपना 2 गो, मैग्नीशियम के पास क्या इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम के पास कई इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 2, तो इसका बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका संयोजकता 2 हो जाएगा, यानी बाहरी इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कई हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 और 1 2। और क्लोरीन देखिए Cl2 है, यानी 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन और 2 क्लोरीन, और क्लोरीन का संयोजकता कई होता है, 1, मतलब ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, तो इस तरह से MgCl2 बना। तो देखिए क्या बना, देखिए ऊपर में क्या लिखा है, धातु से अधातु, ये क्या है धातु, ये क्या है अधातु। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनी यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक या फिर विद्युत संयोजक यौगिक, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। उसी तरह से LCl3 भी हो जाएगा आयनिक यौगिक या फिर विद्युत संयोजक यौगिक। देखिए यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, अभी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। जब PDF में मैं आपको सेंड करूँगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा।
देखिए आयनिक यौगिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन का भी मार्क दे दिया है। देखिए आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च क्यों होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, और बच्चे इसका सटीक आंसर नहीं दे पाते, ठीक है, वे कन्फ्यूज रहते हैं कि इसका आंसर कैसे होगा। आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च क्यों होते हैं, आयनिक यौगिक जो बनता है, जैसे मैंने अभी ऊपर में आपको दिखाया MgCl2 AlCl3, ये सब क्या है आयनिक यौगिक है, ठीक है। तो आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते क्यों, ये हो गया क्वेश्चन। आप देखें आंसर, आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे से मौजूद अंतर आयनिक आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बना है, देख लीजिए, तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत उनके बीच में बॉन्ड है, और उस आकर्षण के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, मतलब हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है उसके बॉन्ड को, बीच के बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक कुछ होते हैं। बस इतना आपको बता देना है, लिख देना एग्जाम में 2 नंबर फिक्स है, ठीक है। और पूछेगा ये फिक्स, या तो आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा, या तो आपका स्कूल का जो आपका एग्जाम होता है लास्ट क्लास में उस समय पूछ देगा। देखिए खनिज क्या होता है कि पृथ्वी के भूपर्पटी में, मतलब जो जिसमें आप चल रहे, ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों और यौगिकों को खनिज कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, शीशा हो गया, ये सब क्या है पृथ्वी के भूपर्पटी में ही आपको प्राकृतिक रूप से मिलता है, कोई वहाँ पर जाके फेंक नहीं दिया है, ठीक है, वहाँ पर पहले से मिल रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। मतलब जिसको खोद कर काफ़ी आसानी से निकाला जा सकता है, काफ़ी सस्ते में निकाला जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। अयस्क देख लीजिए, वैसे खनिज जिसमें कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में पाया जाता है उसको अयस्क कहते हैं। जैसे बॉक्साइड, इससे आप काफ़ी जितना मन हो उतना मात्रा में आप इससे एल्युमिनियम निकाल सकते हैं बॉक्साइड से, ठीक है। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या हो गया, एल्युमिनियम का अयस्क क्या हो गया, बॉक्साइड। उसी तरह से सिनेबार, इससे इस सिनेबार जो अयस्क है ना, इससे आप जितना मन इतना ये निकाल सकते हैं, पारा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पारा का ही ये अयस्क होता है सिनेबार, ठीक है, समझ में आ गया। तो अयस्क किसको बोलते हैं, जिससे कोई एक विशेष धातु काफ़ी मात्रा में निकाली जा सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सोना, चांदी, तांबा जो है ना वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, ये कोई अशुद्धियाँ इसमें नहीं पाई जाती है। सोना चांदी जो है ना एकदम शुद्ध रूप में पाया जाता है, ठीक है। देखिए गैंग क्या होता है, ये भी आपका 2 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स में जरूर पूछता है एग्जाम में, जो आपका जैसे आप बोर्ड एग्जाम या फिर कोई जैसे आपने 8-9 का तो जरूर एग्जाम दिया होगा, देखे होंगे आपने क्वेश्चन में कि सबसे पहले आपका 2-4 को क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, वो आपको पूछता है, तो उसी में आपका पूछ देगा ये वाला गैंग। गैंग क्या है, तो खनन द्वारा पृथ्वी के अंदर से निकाले गए, खनन यानी खोद कर पृथ्वी के अंदर से निकाले गए अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि कई सारी अशुद्धियाँ होती है, और उन्हीं अशुद्धियों को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों, क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। उसके बाद देखिए सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आने वाले धातु है, जो सबसे नीचे कौन कौन था, कॉपर था, शीशा था, है ना, चांदी था और सोना था, याद कीजिए 4 गो, बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि वो सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं, इनके ऑक्साइड को केवल गर्म करके ही उनसे धातु प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। देखिए आगे देखिए, सक्रियता श्रेणी के मध्य की जो धातु है ना वो प्रकृति में प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। प्रकृति में जो सक्रियता श्रेणी आपने देखा था, तो बीच बीच में कौन कौन था, ये था, याद कीजिए, जिंक था, है ना, हाइड्रोजन से थोड़ा ऊपर में था वो सब, ठीक है, आयरन था, लोहा था, वो सब, है ना, वो सब क्या है जो मध्य में पाए जाते हैं, वो सब जो है ना वो आपका जो प्रकृति में नेचर में सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, ये शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इनमें सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, और इन्हीं सल्फाइड या कार्बोनेट से इसके ऑक्साइड को प्राप्त किया जाता है, और फिर इसके ऑक्साइड का अपचयन करके रिडक्शन करके हम लोग शुद्ध धातु को निकाल सकते हैं। तो सल्फाइड तथा कार्बोनेट से भी अलग करने का एक 2 प्रोसेस होता है, एक सल्फाइड से अलग करने का प्रोसेस का अलग नाम है, और कार्बोनेट से उसके ऑक्साइड को प्राप्त करने का अलग नाम है प्रोसेस का। देखिए अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सल्फाइड और कार्बोनेट को ऑक्साइड में चेंज करेंगे, फिर ऑक्साइड से हम लोग धातु निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए भर्जन जो होता है ना वो एक प्रक्रिया होता है, रोस्टिंग। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। सिंपल सा तरीका है, आपको धातु का जो भी सल्फाइड मिला है उसको लीजिए और वायु की उपस्थिति में, ठीक है, गर्म कीजिए अधिक ताप पर। गर्म करने से क्या होगा, सल्फाइड अलग हो जाएगा, अब वो क्या हो जाएगा, आपका ऑक्साइड के रूप में मिल जाएगा। तो गर्म करेंगे वायु की उपस्थिति में, मतलब क्या, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और सल्फर चल जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा, और कुछ अंश ऑक्सीजन चल जाएगा आपका धातु के साथ, तो धातु का ऑक्साइड आपको मिल जाएगा। अब इसी धातु का ऑक्साइड को आप क्या कर दीजिए, ऑप्शन कर दीजिए कार्बन, चाहे कोई भी जो रिड्यूस्ड रिएजेंट होता है उसके साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका शुद्ध धातु जो जिंक है वो आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को रोस्टिंग कहते हैं। सल्फाइड अयस्क से
ऑक्साइड को प्राप्त करना भर्जन कहलाता है। याद रखिए ये सब, ये क्लास 12 में भी है और बच्चे ये दो प्रोसेस में कंफ्यूज रहते हैं। कभी कभी सल्फाइड देखेंगे तो निस्तापन मार देंगे, कभी कार्बोनेट देखेंगे तो भर्जन मार देंगे, मतलब उल्टा पुल्टा मार देते हैं। इसका भी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। भर्जन माने रोस्टिंग इंग्लिश में, सल्फाइड है इसको ऑक्साइड में चेंज करना, भर्जन रोस्टिंग, ठीक है, कहलाता है। उसी तरह निस्तापन यानी कैल्सिनेशन, देखिए कुछ ट्रिक बनाने के लिए इंग्लिश नाम को याद करना पड़ता है, ठीक है, जिससे ट्रिक बन सके। देखिए निस्तापन यानी कैल्सिनेशन, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु, इसमें देखिए ध्यान दीजिए इस वर्ड पर, सीमित वायु, ये भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सीमित वायु वो बोलना छोड़ देते हैं और इसी को देखता है वहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन में जो आपका ये है ना टीचर है ना, वो यही इसी बात को देखता है कि वो सीमित वायु लिखा है कि नहीं, क्योंकि इसका पूरा आंसर इसी पर डिपेंड कर रहा है, सीमित वायु पर। ज़्यादा वायु नहीं देना है। अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन यानी कैल्सिनेशन कर दे। देखिए अब समझ में आ गया। आप देखिए ट्रिक देखिए, निस्तापन मतलब इंग्लिश में कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, ठीक है। और कार्बोनेट, कार्बोनेट, देखिए दोनों में सी आ रहा है, बस हो गया इसका ट्रिक। निस्तापन मतलब कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन मतलब कार्बोनेट, तो बाकी क्या बच गया, सल्फाइड, सल्फाइड क्या हो जाएगा, भर्जन हो जाएगा, रोस्टिंग हो जाएगा, बस हो गया ट्रिक, ठीक है। भूलेंगे नहीं ना इससे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखिए वो कार्बोनेट था, है ना, उसको गर्म किए वायु की उपस्थिति में, तो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया था। अब देखिए काफ़ी आसानी से इसका ऑक्साइड को हम लोग अपचयन करा देंगे ना। देखिए कार्बन के साथ इसका जिंक ऑक्साइड को गर्म कर दिया जाता है तो जिंक धातु अपचयित हो जाता है, मतलब रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है, मैंने आपको चैप्टर 1 में समझाया था, ठीक है। तो यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा जिंक का, और जिंक धातु देखिए शुद्ध अवस्था में आपको मिल जाएगा, सॉलिड लिखा है मतलब वो शुद्ध अवस्था में, ठीक है, प्योर स्टेट में। तो इस तरह से हम लोग प्राप्त कर लिया धातु को उसका अयस्क से। देखिए धातुओं को जो है ना उसका यौगिक से प्राप्त करना भी अपचयन प्रक्रिया में। देखिए अपचयन का उदाहरण अगर आपसे कोई पूछे कि धातुओं को उसके यौगिक से प्राप्त करना, ये अपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, अपचयन उपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से अगर आपका एग्जाम में पूछ दे तो आपको क्या बताना, धातुओं से ऑक्सीजन को धातुओं के उसको ऑक्साइड को धातुओं को उसके यौगिक से प्राप्त करना भी क्या है, रिडक्शन अभिक्रिया है, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। थर्मिट अभिक्रिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मिट अभिक्रिया जो है ना ये उसमें छेपी अभिक्रिया होता है। क्या होता है, उसमें छेपी अभिक्रिया। कभी आपको एग्जाम में लिख नहीं देगा उसमें छेपी या उसमें सूसी, कभी आपको लिख देगा थर्मिट अभिक्रिया, थर्माइट अभिक्रिया, थर्मल अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 जिसको हम लोग जंग भी बोलते हैं, मतलब आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग, मतलब देखिए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम की अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए। रेल की पटरी कहीं फूट गई, मतलब वहाँ पर क्रैक आ गया, तो उस क्रैक को भरने के लिए हम लोग ये दोनों को रिएक्ट करवा करके उसका मिश्रण को वहाँ पर डाल देते हैं, तो वहाँ पर ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मिट अभिक्रिया। और देखिए इसमें ऊष्मा निकल रही है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे ना, समझ में आ रहा है ना, बाउंस तो नहीं कर रहा है ना कुछ, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। देखिए सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती है। जैसे ऊपर में हम लोग क्या क्या देखे थे, पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब देखे थे। तो इन धातुओं की बंधुता जो है ना कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। मतलब ये लोग जो है ना कार्बन के साथ जल्दी बॉन्ड नहीं बनाते, बल्कि ऑक्सीजन के साथ जल्दी बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अच्छा आपने एल्युमिनियम का कार्बन के साथ बॉन्ड देखा, AlC कुछ देखा नहीं देखा होगा, लेकिन आपने Al2O3 जरूर देखा होगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड जरूर देखा होगा। उसी तरह से, ठीक है, मतलब ऊपर का जितना भी अभिक्रियाशील धातु हैं वो कार्बन से ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं होते, लेकिन वो ऑक्सीजन से ज़्यादा अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। देखिए अब देखिए ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, यदि याद रहेगा तो, कि कैथोड पर धातु निक्षेपित होती है और एनोड पर अधातु मुक्त होती है, ठीक है। कैथोड पर धातुएं निक्षेपित होती है, ठीक है, धातु, ठीक है, मेटल्स। कैथोड पर धातुएं मुक्त होती है और एनोड पर अधातु मुक्त होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। विद्युत अपघटनीय परिष्करण ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है, इसमें जो विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं, विभिन्न अपचयन, सबसे पहले हम लोग सल्फाइड से और कार्बोनेट से उसका ऑक्साइड प्राप्त किए थे, फिर उसका अपचयन किए थे, हमको शुद्ध धातु मिल गया था। मतलब विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं शुद्ध रूप में नहीं रहती। कई बार क्या होता है वो हमको अभी शुद्ध रूप में अभी भी नहीं मिला है, तो क्या करेंगे, धातुओं से
अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे प्रचलित विधि, तो अपद्रव्य से हटाने के लिए ये एक ऐसी विधि है विद्युत अपघटन परिष्करण। इसमें विद्युत सप्लाई किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, और जो अशुद्धि रहती है जमी उसको हटा दिया जाता है। बस कुछ इसमें है नहीं। इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड पर तथा शुद्ध धातु को कैथोड पर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अशुद्ध धातु को, जो अशुद्ध धातु है उसको जो अशुद्ध धातु है उसको एनोड पर, ठीक है। देखिए अशुद्ध अ से एनोड, ठीक है, अ से अशुद्ध अ से एनोड, ठीक है, याद रखिएगा। अशुद्ध एनोड धातु को शुद्ध कैथोड पर प्राप्त किया जाता है, ठीक है, शुद्ध धातु को कैथोड पर प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ठीक। इसमें धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। यदि याद रहेगा तो इसमें धातु के विलयन, इसमें धातु के लवण विलयन का, इसको ध्यान दीजिए, धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट रहेगा मैं खुद बता दूंगा और उसको कैसे भी करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। अविलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिए। जो अशुद्धियाँ रहती है वो नीचे में जाकर बैठ जाती है और जो बैठ जाती है उसको हम लोग एनोड पंख बोलते हैं, ठीक है। इमेज बनाइए दिमाग में। खुली वायु में कुछ दिन तक छोड़ देने पर सिल्वर यानी चांदी की वस्तुएं काली हो जाती है, मतलब उस पर क्या चढ़ जाता है, उस पर उसका काली हो जाती है, मतलब उस पर जो सिल्वर पर जो जंग लगता है उसको वो उसका रंग है, ठीक है, काली हो जाती है। ये चैप्टर 1 ही में मैंने आपको समझाया था कि कॉपर हरा हो जाता है, सिल्वर काली हो जाती है, ठीक है, लोहा भूरा हो जाता है। कॉपर जो है ना वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे उसके भूरा रंग परिवर्तित होकर क्या हो जाता है, वो हरा हो जाता है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट, जिसका रंग क्या होता है, हरा हो जाता है, कॉपर सल्फेट का परत चढ़ जाता है, ठीक है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहा जो है ना भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग जंग कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, Fe2O3, जंग का रासायनिक सूत्र। ये सब मैंने आपको चैप्टर 1 में ही समझाया था, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं। संचारण से सुरक्षा, कोई पदार्थ संचारित हो रहा है, ठीक है, वायु की उपस्थिति में आकर उस पर परत चढ़ रहा है, तो उसको हम लोग कैसे खराब होने से बचा सकते हैं, तो पेंट करके आप, जैसे घर का यदि लोहे का दरवाजा है घर में, तो आपने देखा हो कि मम्मी लोग बार बार क्या करती है, मतलब डेली पानी से घर को साफ करती है, तो लोहे के दरवाजों पर भी पानी लग जाता है, जिस कारण से सड़ने गलने लगता है, ठीक है, ठीक है, जंग लगने लगता है और थोड़ा तो जब उसका पूरा टूटने लगता है, तो उसको हम लोग बचाने के लिए क्या करते हैं, घर के दरवाजों पर हम लोग पेंट कर देते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, मशीनी पुर्जों को तेल लगा दिया जाता है, ग्रीस लगा दिया जाता है। यशद लेपन मतलब लोहे की वस्तुओं पर जस्ता की परत चढ़ाया जाता है, लोहे की वस्तु है और उस पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1 मार्क्स में पूछ देता है कि यशद लेपन से आप क्या समझते हैं, तो लोहे की वस्तुओं पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। क्रोमियम लेपन होता है एनोडीकरण, जो अभी हम लोग ऊपर में देखे थे, एल्युमिनियम के ऊपर एक परत चढ़ जाती है, ठीक है, एनोडीकरण, या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जाता है। मिश्र धातु भी हम लोग बना सकते हैं और मिश्र धातु में जल्दी जंग नहीं लगता, इसको ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग देखेंगे कई मिश्र धातु को उदाहरण, ठीक है, आगे देखेंगे। शुद्ध धातु, देखिए बच्चों, शुद्ध धातु जो है ना अत्यंत नरम होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि शुद्ध धातु कैसा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा नरम होता है, ठीक है। इसमें लगभग 0.05% भी यदि आप जाकर कार्बन मिला देंगे ना तो वो अशुद्ध हो जाएगा, वो कठोर हो जाता है। और हमेशा याद रखिएगा कि अशुद्ध चीज़ जो है ना, अशुद्ध, वो कभी तरल नहीं होता है, वो कभी नरम नहीं होता है, वो हमेशा ठोस होता है और प्रबल होता है, ठीक है, अशुद्ध, ठीक है, समझ में आ रहा है, आ रहा है ना समझ में। देखिए लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस इस्पात मतलब स्टील प्राप्त होता है। यह कठोर होता है तथा इसमें जंग नहीं लगता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि मिश्र धातु में जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टील किसका किसका मिश्र धातु होता है, तो लोहा के साथ निकेल और क्रोमियम का, ठीक है, लोहा के साथ निकेल और क्रोमियम का, तो इसका डायरेक्ट क्या होता है, लोह निक्रो होता है, लोह निक्रो, लोहा निकेल क्रोमियम, ठीक है, स्टेनलेस इस्पात। देखिए 2 या 2 से, देखिए मिश्र धातु किसको बोलते हैं, मिश्र धातु या फिर मिश्र धातु एक ही हुआ, ठीक है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। समांगी मिश्रण, इसको ध्यान दीजिएगा, विषमांगी नहीं बोल रहा, समांगी मतलब जो भी आप धातु मिलाएंगे वो शुद्ध होना चाहिए, उसमें अशुद्धि नहीं होना चाहिए, जिसको हम लोग गैंग कहते हैं, गैंग नहीं होना चाहिए। देखिए शुद्ध सोना को 24 कैरेट कहते हैं। कोई भी आपसे पूछ दे कि बोलो शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, तो क्या बताना है आपको, 24 कैरेट। तथा यह काफ़ी ज़्यादा नरम होता है, तो जाहिर सी बात है कि शुद्ध सोना रहेगा 24 कैरेट का, उसको यदि हाथ में इस तरह से लेंगे ना गल जाएगा, गिर जाएगा, जिस कारण से उसका हम लोग कभी आभूषण बनाने में उपयोग नहीं करते 24 कैरेट का। तो आभूषण बनाने के लिए तो फिर हम लोग करते क्या है, आभूषण बनाने के लिए हम लोग 22 कैरेट सोने का उपयोग करते हैं, और फिर 22 कैरेट तो 2 कैरेट का क्या करेंगे हम लोग, तो 2 कैरेट का हम लोग क्या करते हैं, तांबा और चांदी मिला देते हैं ताकि वो कठोर हो जाए, और कठोर चीज़ हम लोग आसानी से बना सकते हैं आभूषण में, ठीक है। तो देखिए हम लोग
तांबा और चांदी ही मिला सकते हैं, कोई दूसरा नहीं मिला दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो वो फिर चमकेगा नहीं, मतलब वो सोना का कलर का नहीं दिखेगा। तांबा देखिए हो गया, और चांदी, चांदी तो सफ़ेद होता है, पता नहीं चलेगा। तांबा देखिए वो भी सोना का ही कलर में होता है, ठीक है। तो अधिकांश आभूषण बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 22 कैरेट सोने का उपयोग करते हैं, बाकी 2 भाग क्या करते हैं, तांबा और चांदी का मिलाया जाता है, ठीक है। अमलगम, देखिए अमलगम क्या होता है, 2 धातुओं का ठोस मिश्रण, 2 धातु, ध्यान से देखिए, 2 धातु का ठोस मिश्रण जिसमें से फिक्स है कि एक धातु क्या रहेगा, पारा रहेगा, तो उसको अमलगम कर दे। बाकी एक धातु कुछ भी रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा धातु क्या होना चाहिए, पारा होना चाहिए, मरकरी होना चाहिए, जिसका सूत्र क्या होता है, Hg होता है, होना ही चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमलगम कहते हैं, ठीक है। शुद्ध धातुओं की अपेक्षा उसके मिश्रातों की चालकता और गलनांक कम होती है। मतलब क्या है, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है। उल्टा आप कान को इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े, बात तो एक ही होना, उसका मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता काफ़ी ज़्यादा उच्च होती है, जिस कारण से उससे होकर विद्युत धारा उतना अच्छे से नहीं जा पाती है और उसका चालकता और गलनांक कम होती है। तो मिश्र धातु है तो जाहिर सी बात है उसमें 2 या 2 से अधिक धातु मिला हुआ है, जिस कारण से उसका गलनांक कम है, उसको गिराने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। आप कुछ मिश्र धातु देख लीजिए, ठीक है, जो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, कि पीतल किसका किसका मिश्रण होता है, तो तांबा और जस्ता का। तांबा का संकेत क्या होता है, Cu, कॉपर। जस्ता का संकेत क्या होता है, Zn, जिंक। देखिए इसका एक ट्रिक होता है, क्या लिखा है, क्या लिखे बोलिए तो, पिताजी, पीतल किससे किससे बना होता है, तांबा और जिंक से, तांबा और जस्ता से। कांसा, कांसा का ट्रिक क्या होता है, कांसा का ट्रिक होता है कोटी, कॉपर और टिन, यानी तांबा और टिन। टिन का संकेत क्या होता है, Sn। सोल्डर, सिटी, सीसा और टिन, लेड और टिन, पीवी और टिन, ठीक है। तो पीतल, पिताजी, कांसा, कोटी, सोल्डर, सिटी, पीतल, पिताजी, कांसा, कोटी, सोल्डर, सिटी, याद हो गया किसका किसका मिश्रण होता है। देखिए और स्टील का तो जान भी करते हैं, लोह निक्रो, लोहा निकल, क्रोमियम। तांबा का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने में होता है। तांबा का उपयोग किसमें करते हैं हम लोग, विद्युत का परिपथ बनाने में। तांबा का उपयोग, तांबा का तार का उपयोग कागे से, तांबा क्या होता है, विद्युत का काफ़ी अच्छा सुचालक होता है, ऊष्मा का काफ़ी अच्छा सुचालक होता है। सोल्डर, सोल्डर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग करने के लिए सोल्डर का उपयोग करते हैं। सोल्डर यानी इसका हम लोग वेल्डिंग करने में इसका उपयोग करते हैं, विद्युत तारों की वेल्डिंग करने में। जो विद्युत का बल्ब होता है वो सब में जो तार होता है उसको वेल्ड किया रहता है सोल्डर से ही, ठीक है। सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग में किया जाता है। ग्रेफाइट जो एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालक होता है। चालक देखिए अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होता है, तो कौन, ग्रेफाइट, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, और आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर काफ़ी मज़ेदार लगा होगा और पढ़कर तो काफ़ी ज़्यादा आनंद लगा होगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको भी काफ़ी पसंद है और मुझे भी काफ़ी पसंद है, ठीक है। धातु अधातु, इससे काफ़ी हम लोग सीखने को मिलता है, इसमें सक्रियता श्रेणी हमको सीखने को मिलता है। धातु अधातु हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे धातु अधातु को, इसका कई सारे गुण देखते हैं, धात्विक, आघातवर्धता, तन्यता, जो गुण हमको काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ने से। तो ठीक है बच्चों, ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आगे आने वाले वीडियो को भी मैं आपको दूंगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, जो लाल का बटन आपको दिख रहा है लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर दिए, ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको क्या बनेगा, हर बार जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगा ऊपर में, और आप तुरंत वीडियो को देख लेंगे। इसका नोट्स में क्या करूँगा, मतलब जो यही वाला PDF 2 मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगा, आप वहाँ से लिख लीजिएगा, और बाकी 2 चैप्टर का भी PDF मैं वहाँ पर सेंड कर चुका हूँ, आप उसको भी देख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।